नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात आगरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना के थाना गोपाल नगर के गांव पावन के रहने वाले प्रभात विश्वास गांव में रहकर खेती करते थे। पत्नी, 2 बेटों और 1 बेटी के उनके परिवार का गुजर बसर इसी खेती की कमाई से होता था। उसी की कमाई से वो बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहे थे और सयानी होने पर बेटी की शादी भी करा दी थी। प्रभात ने बेटी प्रीति की शादी अपने ही जिले के गांव चल मंडल के रहने वाले श्रवण विश्वास के साथ की थी। श्रवण विश्वास झोला छाप डॉक्टर था, जो चांसी दवाखाना के नाम से उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना वहां के कस्बा जरार में अपनी क्लिनिक चलाता था। श्रवण की क्लिनिक बढ़िया चल रही थी, इसलिए उससे प्रेरणा लेकर प्रभात विश्वास का बड़ा बेटा प्रवीण भी बहनोई की तरह झोला छाप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई के साथ साथ किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी करने लगा था। ग्रेजुएशन करते करते वो डॉक्टरी के काफी गुण सीख गया था, तो बहनोई की तरह अपनी क्लिनिक खोलने के बारे में सोचने लगा। क्लिनिक खोलने की पूरी तैयारी करके प्रवीण आगरा के कस्बा जरार में क्लिनिक चला रहे अपने बहनोई श्रवण के पास आ गया। कुछ दिन बहनोई के साथ काम करने के बाद जब उसे लगा कि अब वो खुद क्लिनिक चला सकता है, तो वो अपनी क्लिनिक खोलने के लिए स्थान खोजने लगा। प्रवीण के एक परिचित टीके राय आगरा के ही कस्बा रूनकता में क्लिनिक चलाते थे। उनकी मदद से उसने रूनकता में एक दुकान लेकर बंगाली दवाखाना के नाम से क्लिनिक खोल ली। रहने के लिए हाजी मुस्तकीम के मकान में 800 रुपए महीने किराए पर एक कमरा ले लिया। मुस्तकीम का अपना परिवार सामने वाले मकान में रहता था। उस मकान में केवल किराएदार ही रहते थे। डॉक्टर प्रवीण का कमरा अन्य किराएदारों से एकदम अलग था। प्रवीण विश्वास दिन भर अपनी क्लिनिक पर रहता था और रात को कमरे पर आता था। अकेला होने की वजह से उसे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। वो जिस हिसाब से मेहनत कर रहा था, उस हिसाब से उसकी कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए अपने हालात से वो खुश नहीं था। लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था कि उससे हर कोई खुश रहता था। इसके बावजूद प्रवीण की किसी से दोस्ती नहीं हो पाई थी। इसकी वजह शायद ये भी थी कि वो एक ऐसे प्रांत का रहने वाला था जहाँ का खान पान, रहन सहन और बात व्यवहार सब कुछ वहाँ के रहने वालों से अलग था। इस स्थिति में प्रवीण थोड़ा परेशान सा रहता था। एक दिन वो किसी सोच में डूबा हुआ था कि उसके फोन की घंटी बजी। उसका फोन ड्यूल सिम वाला था। एक सिम उसने आगरा के नंबर का डाल रखा था, तो दूसरा सिम 24 परगना के नंबर का था। वैसे यहाँ 24 परगना वाले नंबर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने अपना पुराना नंबर इसलिए बंद नहीं किया था कि घर जाने पर शायद इसकी जरूरत पड़े। घंटी बजी तो प्रवीण की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर गई। फोन 24 परगना वाले सिम के नंबर पर आया था। स्क्रीन पर जो नंबर उभरा था वो भी 24 परगना का ही लग रहा था। प्रवीण ने जल्दी से फोन रिसीव कर लिया। हेलो कौन? उसके हेलो कहते ही दूसरी ओर से किसी लड़की ने मधुर आवाज में कहा, सॉरी, गलती से आपका नंबर लग गया। प्रवीण कुछ कहता उसके पहले ही फोन कट गया। लड़की की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने कान में शहद घोल दिया हो। प्रवीण का मन एक बार फिर से उसकी आवाज सुनने के लिए होने लगा। आवाज पलटकर फोन करके ही सुनी जा सकती थी, लेकिन ये ठीक नहीं था। इसलिए वो सोचने लगा कि फोन करने पर लड़की बुरा मान सकती है, लेकिन मन नहीं माना तो डरते डरते उसने पलटकर फोन कर ही दिया। दूसरी ओर से फोन रिसीव करके लड़की ने कहा, अपनी गलती के लिए मैंने तो सॉरी कह दिया था, अब कितनी बार माफी मांगू? आप गलत सोच रही है। मैंने आपको फोन इसलिए नहीं किया कि आप दोबारा माफी मांगे। आपकी आवाज मुझे बहुत प्यारी लगी, उसे सुनने के लिए मैंने आपको फोन किया है। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप कुछ अपनी कहे और कुछ मेरी सुने। प्रवीण का इतना कहना था कि उसके कानों में खिलखिलाकर हंसने की आवाज पड़ी। प्रवीण खुश हो गया कि लड़की ने उसकी इस हरकत का बुरा नहीं माना। हंसी रोककर उसने कहा, तो ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? यही समझ लीजिए। प्रवीण ने कहा, आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? क्यों नहीं, बातचीत से आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हैं। जी मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ नौकरी करते हैं? लड़की ने पूछा। नौकरी नहीं करता,
मेरी अपनी क्लिनिक है, तब तो आपको अपना दोस्त बनाने को मैं तैयार हूँ। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई तो बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। प्रवीण 24 परगना का रहने वाला था तो वो लड़की भी वही की रहने वाली थी। लड़की ने अपना नाम मल्लिका बताया था, लेकिन सब उसे मोनिका कहकर बुलाते थे। प्रवीण ने भी उसे अपना नाम बता दिया था। दोनों की ही भाषा बंगाली थी, इसलिए दोनों अपनी भाषा में बात करते थे। प्रवीण ने मल्लिका को ये भी बता दिया था कि वो रहने वाला तो 24 परगना का है, लेकिन उसकी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के आगरा के एक कस्बे में है। धीरे धीरे दोनों में लंबी लंबी बातें होने लगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। प्रवीण ने मल्लिका को अपने बारे में काफी कुछ बता दिया था, लेकिन मल्लिका ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वो प्रवीण के लिए रहस्य बनी हुई थी। प्रवीण ने जब उस पर दबाव डाला तो एक दिन उसने कहा, यही क्या कम है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस तुम मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में जानो। मल्लिका ने जब कहा कि वो उससे प्यार करती है तो प्रवीण ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम जब इच्छा हो तो आ जाओ, समझ लो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मल्लिका ने कहा। मल्लिका का इस तरह आमंत्रण पाकर प्रवीण फूला नहीं समाया। वो इस बात पर विचार करने लगा कि मल्लिका को अपनी जिंदगी में आने के लिए तैयार कैसे करे। अब वो सपनों में जीने लगा था। इस तरह के सपनों की दुनिया बहुत ही रंगीन और हसीन होती है। उसने अपने प्यार को कल्पनाओं का रंग देकर एक खूबसूरत चेहरे का अक्स बना लिया था। हर समय वो उसी में खोया रहता था। वो 24 परगना जाकर मल्लिका से मिलना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। जब मल्लिका की बातों ने उसे प्यार में पागल कर दिया तो काम धाम छोड़कर प्रवीण 24 परगना जा पहुंचा। मल्लिका को उसने अपने आने की सूचना दे दी, इसलिए घर में पहुंचते ही उसने मल्लिका से मिलने का स्थान और समय तय कर लिया। मल्लिका ने उसे अगले दिन 24 परगना के बस स्टॉप पर दोपहर को बुलाया था। प्रवीण तय जगह पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर में उसे एक खूबसूरत औरत आती हुई दिखाई दी। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर यही मल्लिका होती तो कितना अच्छा होता। प्रवीण उस औरत को एकटक ताकते हुए मल्लिका के बारे में सोच रहा था कि तभी वो औरत फोन निकालकर किसी को फोन करने लगी। प्रवीण के फोन की घंटी बजी तो उसका दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से पूछा गया, कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ। प्रवीण के मुंह से ये वाक्य अपने आप निकल गया। कान से फोन लगाए हुए उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो प्रवीण? हाँ मैं हूँ प्रवीण, तुम जिसे इतने दिनों से तड़पा रही हो। अब तड़पने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मल्लिका को देखकर प्रवीण फूला नहीं समाया, क्योंकि उसने अपने ख्वाबों में मल्लिका की जो तस्वीर बनाई थी वो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वो लग भी ठीक ठाक परिवार की रही थी। यही खड़े रहोगे या चलकर कहीं एकांत में बैठेंगे? मल्लिका ने कहा तो प्रवीण को होश आया। प्रवीण उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। चाय नाश्ते के साथ बातचीत शुरू हुई तो मल्लिका ने गंभीरता से कहा, प्रवीण तुम सच सच बताना, मुझे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? अगर प्यार करने की कोई नापतोल होती तो नाप तोल कर बता देता। बस इतना समझ लो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? प्रवीण ने मल्लिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, जब तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो मुझे भी अब तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। प्रवीण मैं शादीशुदा ही नहीं, मेरे 10 साल का एक बेटा भी है। मेरा पति कुवैत में रहता है, जिसकी वजह से हमारी मुलाकातें 2 साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो पाती है। मैं यहाँ सास ससुर के साथ रहती हूँ। पति के उतनी दूर रहने की वजह से प्यार के लिए तड़पती रहती हूँ। मल्लिका की सच्चाई जानकर प्रवीण सन्न रह गया, जैसे किसी ने उसके अरमानों को जमीन पर पटक दिया हो। जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता था वो किसी और की अमानत थी। ये जानकर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसकी हालत देखकर मल्लिका ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं प्रवीण, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम। मैं तुम्हारे लिए पति और बेटा तो क्या, ये दुनिया तक छोड़ सकती हूँ। प्रवीण ने होश में आकर कहा, सच? तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती हो? हाँ तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे मझधार में मत छोड़ना। तुम डॉक्टर हो इसलिए मेरे दिल का दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हो। बोलो धोखा तो नहीं दोगे?
मल्लिका ने कहा। मल्लिका की इस बात से प्रवीण ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसके बाद कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, अब तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी ना? हाँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी ही होकर रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी, मल्लिका ने कहा। चलो अब यहाँ से कहीं और चलते हैं। प्रवीण मल्लिका को पूरी तरह अपनी बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक मध्यवर्गीय होटल में कमरा बुक कराया और मल्लिका को उसी में ले गया। एकांत में होने वाली बातचीत में प्रवीण जान गया कि मल्लिका के मायके और ससुराल वाले काफी संपन्न लोग हैं। उसका पति कुवैत में नौकरी करता था। उस समय भी वो लगभग 4-5 तोले सोने के गहने पहने थी। होटल के उस कमरे में एकांत का लाभ उठाकर प्रवीण ने मल्लिका को अपनी बना लिया। उसने मल्लिका के बारे में तो सब कुछ जान लिया था, लेकिन अपने बारे में उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि वो डॉक्टर है और अभी उसकी शादी नहीं हुई है। प्रवीण के डॉक्टर होने का मतलब मल्लिका ने यही लगाया था कि वो पढ़ा लिखा होगा, इसलिए अन्य डॉक्टरों की तरह वो भी खूब पैसा कमा रहा होगा। यही सोचकर वो उसके साथ रहने के बारे में सोच रही थी, जबकि स्थिति इसके विपरीत थी। प्रवीण झोला छाप डॉक्टर था। उसने क्लिनिक जरूर खोल ली थी, लेकिन उसकी कमाई से किसी तरह उसका खर्च पूरा होता था। मल्लिका के बारे में जानकर अब वो उसकी बदौलत अपना भाग्य बदलने के बारे में सोच रहा था। मल्लिका की शादी 24 परगना के थाना गोपालपुर के कस्बा चरमंडल के रहने वाले कृष्णा से हुई थी। 24 परगना शहर में उसकी विशाल कोठी थी। ससुराल में मल्लिका को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी सिर्फ यही थी कि पति कुवैत में रहता था और वो यहाँ सास ससुर के साथ रहती थी। वो पति के साथ रहना चाहती थी, जबकि कृष्णा उसे कुवैत ले जाने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अगर दोनों कुवैत चले गए तो माँ बाप यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे। मल्लिका अपने बेटे अपूर्ण में मन लगाने की कोशिश करती रहती, लेकिन बेटा बड़ा हो गया तो उसे पति की कमी खलने लगी। उसकी जवान उमंगे तन्हाई में दम तोड़ने लगी थी। उसके जिस्म की भूख उसे बेचैन करने लगी थी। ऐसे में ही उसका फोन गलती से प्रवीण के मोबाइल पर लग गया तो दोनों की दोस्ती ही नहीं हुई, अब मेल मिलाप भी हो गया था। उसके बाद उसकी जैसे दुनिया ही बदल गई थी। मुलाकात के बाद जिस्म की भूख भी बढ़ गई और प्यार भी। कुछ दिन गांव में रहकर प्रवीण वापस आ गया। अब दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होने लगी। मल्लिका उसके सहारे आगे की जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि कृष्णा में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इसलिए उसकी परवाह किए बगैर एक दिन उसने प्रवीण से कहा, इस तरह कब तक चलेगा? आखिर हमें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। इस विषय पर फोन पर बात नहीं हो सकती। दुर्गा पूजा पर मैं घर आऊंगा तो बैठकर बात करेंगे, प्रवीण ने कहा और घर जाने की तैयारी करने लगा। दुर्गा पूजा के दौरान दोनों की मुलाकात हुई तो तय हुआ कि इस बार प्रवीण आगरा जाएगा तो मल्लिका भी उसके साथ चलेगी। वहां दोनों शादी करके आराम से रहेंगे। उस समय मल्लिका ने यह भी नहीं सोचा कि कृष्णा घर परिवार से उतनी दूर उसके और बच्चे के सुख के लिए ही पड़ा है। अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए उसने अपने 10 साल के बेटे की चिंता भी नहीं की। जिस दिन मल्लिका को प्रवीण के साथ जाना था, वो सास से बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी। सुबह की निकली मल्लिका जब रात तक घर नहीं लौटी तो सास ने उसकी तलाश शुरू की। घर में कोई था नहीं, इसलिए फोन करके खास रिश्तेदारों को बुला लिया। जब मल्लिका का कुछ पता नहीं चला तो कृष्णा को फोन किया गया। पत्नी के लापता होने की सूचना मिलते ही कृष्णा आ गया। उसने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करा दी तो पुलिस भी मल्लिका की तलाश करने लगी। प्रवीण मल्लिका को लेकर पहले जरार में रह रही अपनी बहन के यहाँ गया। बहन प्रीति ने जब मल्लिका के बारे में पूछा तो प्रवीण ने बताया कि ये उसकी पत्नी है, उसने उससे शादी कर ली है। खूबसूरत मल्लिका को देखकर प्रीति बहुत खुश हुई। उसने भाई और कथित भाभी मल्लिका की खूब आवभगत की। बहन के घर रहते हुए प्रवीण ने मल्लिका के साथ नागपुर जाने की योजना बनाई। 18 अक्टूबर 2014 को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में उसने रिजर्वेशन भी करवा लिया, लेकिन ना जाने क्यों उसने रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया और मल्लिका को लेकर रुणकता स्थित अपने कमरे पर आ गया। मल्लिका ने रुणकता स्थित प्रवीण का कमरा और क्लिनिक देखा तो सन्न रह गई। वो जो सोचकर प्रवीण के साथ आई थी, यहाँ उसका एकदम उल्टा था। प्रवीण की असलियत जानकर वो बेचैन हो उठी। उसने गाड़ी बंगला नौकर चाकर का जो सपना देखा था, उस सब पर पानी फिर गया था। मल्लिका समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब वो फंस चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था
कि अब वो क्या करे। सिर्फ शारीरिक सुख से तो जिंदगी बीत नहीं सकती थी, इसलिए वो इस बात पर विचार करने लगी कि आगे क्या किया जाए। प्रवीण अगले दिन मलिका को ताजमहल दिखाने ले गया। वहां उसने उसके साथ फोटो भी खिंचवाए। प्रवीण शायद मलिका के मन की बात भाप गया था, इसलिए वो उसे समझाने लगा कि जल्द ही वो दूसरा मकान ले लेगा। बाजार में कोई अच्छी सी दुकान लेकर बढ़िया क्लिनिक खोल लेगा। अभी तक वो अकेला रहता था, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन उसके आ जाने से उसे चिंता होने लगी है। दिवाली पर प्रवीण मलिका के साथ अपनी बहन के यहाँ जरार गया, लेकिन अगले ही दिन वापस आ गया। प्रवीण की लाख कोशिश के बावजूद मलिका का मन बदल चुका था। वो समझ गई थी कि यहाँ जल्दी कुछ बदलने वाला नहीं है। उसे बेटे की भी याद सताने लगी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने जरार से रौनकता आते समय रास्ते में ही प्रवीण से कह दिया था कि इस स्थिति में वो उसके साथ नहीं रह सकती। घर पहुंचकर मलिका वापस जाने की तैयारी करने लगी। प्रवीण उसे समझाने लगा कि अब वो उसके बिना अकेला नहीं रह पाएगा। प्रवीण को इस बात की भी चिंता सता रही थी कि मलिका अपने साथ जो लाखों के गहने और नकद लेकर आई थी, उसे भी वो साथ में ले जाएगी। फिर तो इतनी मेहनत करके भी वो कंगाल का कंगाल रह जाएगा। 25 अक्टूबर को भैया दूज थी, इसलिए क्लिनिक बंद थी। पूरा दिन प्रवीण मलिका को समझाता रहा, लेकिन किसी भी तरह मलिका रुकने को तैयार नहीं थी। प्रवीण को मलिका के जाने की उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता उसके गहनों और रुपयों को साथ ले जाने की थी। इसलिए उसने सोच लिया कि भले ही उसे मलिका की हत्या करनी पड़े, लेकिन वो साथ लाया माल मलिका को नहीं ले जाने देगा। यही सोचकर वो रात 8 बजे के आसपास मुस्तकीम की दुकान से कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें खरीद लाया। मलिका की नजर बचाकर उसने एक बोतल में नशे की दवा मिला दी। इसके बाद उस बोतल को मलिका को देकर दूसरी बोतल खुद पीने लगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए भी उसने मलिका से कहा कि वो जिद छोड़ दे, लेकिन मलिका ने साफ साफ कह दिया कि अब वो यहाँ रुककर जिंदगी बर्बाद करने वाली नहीं है। इसके बाद प्रवीण चुप हो गया। कोल्ड ड्रिंक पीकर मलिका बेहोश हो गई तो खिड़की दरवाजा बंद करके प्रवीण ने बांका से मलिका का गला रेत दिया। बेहोश होने की वजह से मलिका चीख भी नहीं सकी। गुस्से में प्रवीण ने मलिका की हत्या तो कर दी, लेकिन शव को देखकर वो परेशान हो उठा कि अब क्या करे। उसे पुलिस और कानून का डर सताने लगा। पुलिस से बचने के लिए उसने कहीं और भाग जाने का विचार किया। लाश को कंबल से ढककर वो कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला लगाकर सड़क पर चलने लगा। मलिका के कुछ गहने और 1500 रुपए नकद उसके पास थे। वो उन्हीं से कहीं दूर जाकर अपनी गृहस्थी बसाना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो कहीं भी चला जाए, पुलिस और कानून से बच नहीं पाएगा। सुबह किसी ने कस्बे से थोड़ी दूर पर रेल की पटरी के किनारे एक छत विक्षिप्त लाश देखी। पुलिस को सूचना दी गई तो थाना सिकंदरा के थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंच गए। मृतक के पास एक बैग था, जिसकी तलाशी में कुछ कपड़े और गहने के साथ 1500 रुपए मिले। इसके बाद मृतक की तलाशी में उसकी जेब से आधार कार्ड मिल गया, जिससे उसकी शिनाख्त हो गई। वो लाश किसी और की नहीं, रौनकता कस्बे में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर प्रवीण विश्वास की थी। पुलिस को जब बताया गया कि इसके घर में इसकी पत्नी भी है, तो थाना प्रभारी ने उसे सूचना देने के लिए एक सिपाही को भेजा। कमरे में बाहर से ताला बंद था। अब ये सवाल था कि उसकी पत्नी कहाँ गई। किसी ने खिड़की की झिर्री से झांक कर देखा तो अंदर एक महिला की लाश दिखाई दी। पुलिस ने ताला तोड़वाया तो पता चला कि अंदर पड़ी लाश उसकी पत्नी की थी। पुलिस ने कार्रवाई करके दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। प्रवीण के कमरे में मिली डायरी से उसके बहनोई श्रवण विश्वास का फोन नंबर मिल गया, तो पुलिस ने उसे फोन करके डॉक्टर प्रवीण की मौत और उसकी पत्नी की हत्या की सूचना दे दी। श्रवण पत्नी प्रीति के साथ रौनकता पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने उसी की ओर से प्रवीण के खिलाफ मलिका की हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी मौत का भी मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को प्रवीण के पास से एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी कान के टॉप्स, 2 जोड़ी बच्चों के चांदी के कड़े और 1500 रुपए नकद मिले थे। मलिका कान में टॉप्स, गले में चेन, अंगूठियां और नाक में जो कील पहने थी वे उसी के शरीर पर मौजूद थे। पुलिस ने मलिका के पास से मिले मोबाइल फोन से एक नंबर मिलाया। संयोग से वो उसके पति कृष्णा का था। बातचीत के बाद पुलिस ने जब उसे मलिका की हत्या की सूचना दी
तो उसने जल्दी से जल्दी आगरा पहुंचने की बात कही। कृष्णा ने कहा ही नहीं बल्कि अगले दिन अपने चाचा विश्वजीत के साथ आगरा आ पहुंचा। उसने आगरा में ही मल्लिका का अंतिम संस्कार कर दिया। उसका कहना था कि मल्लिका अपने साथ लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर आई थी। डॉक्टर प्रवीण के घर वालों ने भी उसका आगरा में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। इस तरह स्वार्थ में अंधे प्रवीण ने प्यार की तो हत्या की ही, साथ में अपना भी घर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।